प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम और उसके साथ कुंडली का विश्लेषण। आज के विषय में मैं आप लोगों को, जैसे ये कुंडली आप देख रहे हैं, इसी कुंडली से संबंधित एक सिद्धांत है जो इस कार्यक्रम को सबको देखने लायक बना देता है। इस वजह से ही मैं ये सिद्धांत आप लोगों को बताता हूं, ताकि मतलब ये ना लगे आपको कि पंडित जी तो किसी दूसरे की कुंडली दिखा रहे हैं, उससे मेरा क्या मतलब है। पर ऐसा है कि कुंडली अध्ययन का जो कार्यक्रम होता है, इससे ज्योतिष को जो समझने वाले लोग हैं ना, जो ज़्यादातर ज्योतिष में कुंडली अध्ययन करना चाहते हैं, दूसरों की कुंडली पे कुछ बोलना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण और उपयोगी हो जाता है। इस वजह से अब होता क्या था कि मैं ये तो कुंडली बना रहा हूँ, पर कई बार जो लोग और भी जो ज्योतिष में थोड़ी बहुत रुचि रखते थे, जिनको दूसरों की कुंडली से कोई विशेष दिलचस्पी नहीं थी, पर वो सूत्र जानना चाहते थे, या मेरे ऑफिस के लोग भी बोले फिर कि नहीं, इसमें एक सूत्र डाल दिया जाए ताकि इस सूत्र के बताने से ही कई लोग और भी जुड़ जाएंगे। और उसका असर हुआ भी है, चैनल पे लोगों का ध्यान आया है। तो एक सिद्धांत है जो आप लोगों को बताता हूँ। कभी भी अगर जन्म कुंडली के दशम स्थान में चंद्रमा बैठे हों, दशम स्थान में अगर चंद्रमा बैठे हों, किसी भी राशि में हो, कोई भी नक्षत्र में हो, इसका विशेष बात नहीं है, पर अगर जन्म कुंडली के इस भाव से चंद्रमा का संबंध हो, कई बार तो सप्तम स्थान से भी, दोनों ही भाव। सप्तम स्थान जो होता है वो पार्ट टाइम बिजनेस का होता है, दशम स्थान जो होता है वो संपूर्णतया व्यापार का होता है। सप्तम और दशम दोनों से ही व्यापार का विचार किया जाता है आपके करियर के, क्योंकि दशम स्थान सामाजिक उत्थान का होता है और उसका 10वां स्थान 7वां होता है। इस वजह से यहाँ से भी प्रगति देखी जाती है। मूलतया अगर व्यापार देखा जाए तो सप्तम भाव से या दशम स्थान से देखा जाता है। तो इन दोनों ही भावों से जब कभी भी चंद्रमा का संबंध होता है तो वो व्यक्ति स्वतंत्र कारोबार करने में दिलचस्पी लेने वाला होता है। ये पहली बात है। दूसरा, ऐसे लोग आरंभ में किसी दूसरे के यहाँ नौकरी करते देखे गए हैं, बाद में वो अपना खुद का रोजगार स्थापित करते हैं। आरंभ से ही उनके कारोबार में बड़ी प्रगति अच्छी मिलने लगती है और वो स्वतंत्र कारोबार में बड़ा महान नाम अर्जित कर लेते हैं। किसी भी अवस्था में जन्म कुंडली का दशम स्थान अगर चंद्रमा से आच्छादित हो, दशम स्थान में चंद्रमा बैठे हों, या सप्तम स्थान में भी अगर चंद्रमा बैठे हैं, तो आप अगर कोई नौकरी ही कर रहे हों, पर फिर भी उसके साथ अपनी पत्नी के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे, अपने पिता के नाम पे आप व्यापार जरूर शुरू करिए। आमदनी शुद्ध तरीके से ही होगी। चंद्रमा चूंकि शुद्ध ग्रह है, व्यापारिक वर्ण के ग्रह होते हैं ना, ये ब्राह्मण वर्ण है लेकिन व्यापारिक नेचर है इनका, तो ऐसे लोग जरूर, उन्हें छोटा सा कोई व्यापार करना चाहिए। अब व्यापार का चयन कैसे होगा, उसके लिए कुंडली अध्ययन की आवश्यकता होगी कि कौन सा भाव, कौन सा ग्रह, सूर्य से दशम स्थान, चंद्रमा से दशम स्थान, लग्न से दशम स्थान, उसके बाद बुध से पंचम स्थान, दशमांशा चक्र का जो केंद्र बन रहा है वो, इन सभी चीज़ों का अध्ययन होगा। फिर आपको ये बताया जाएगा कि देखो आपको ये व्यापार करनी है या ये काम करना है। पर ये जो ग्रह है ना, ये दशम स्थान के और सप्तम स्थान के चंद्रमा, ये निर्णय देते हैं कि आपको व्यापार करना चाहिए, अपना स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहिए। अगर तुला लग्न की कुंडली बन जाए और अगर इन्हीं भावों में मैं जहाँ की बात कर रहा हूँ चंद्रमा की, अगर यहीं पे बैठ जाए तो व्यापार की बात 100% सूत्र सही हो जाती है। व्यक्ति नौकरी भी करेगा ना तो अंतिम में जाकर के व्यापार करता है। हाँ, मैंने देखा है, मैंने भी। अब मेरी खुद की कुंडली जो है वो धनु लग्न की है, मेरी कन्या राशि है, दशम स्थान में चंद्रमा मेरे स्वतंत्र बैठे हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये अवस्था व्यक्ति को स्वतंत्र, और मैंने बहुत सारी कुंडलियों में ये सूत्र फॉलो होते देखा है कि जिनके दशम स्थान में चंद्रमा होते हैं वो व्यक्ति स्वतंत्र अपना काम करता है, और करना भी चाहिए। ये एक अच्छा सिद्धांत था। उसमें भी अब बात आती है कि मान लीजिए दशम स्थान में अगर चंद्रमा नहीं बैठे और सप्तम भाव में भी नहीं बैठे, तब क्या करें? तो फिर आप ये देख लीजिए कि क्या आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति तुला राशि में बैठे हैं या फिर कर्क राशि में बैठे हैं क्या। अगर कर्क या तुला, इन दोनों राशियों में से देवगुरु बृहस्पति का संबंध बन रहा है, अर्थात बैठे हों, तो भी आप व्यापार की तरफ अपने आप को उन्मुख कर सकते हैं। ये दोनों ही बातें होती हैं जो चंद्रमा और गुरु को। अब ये तो ज्योतिष में तो ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह भी होते हैं। ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह यही होते हैं, पहले नंबर पे चंद्रमा, दूसरे नंबर पे देवगुरु बृहस्पति।
तीसरे नंबर पे लग्न लगने सूर्य आदि जो आते होंगे वो आते हैं। पर यहाँ पे तो दोनों ही ग्रह व्यापार को बहुत आगे फ्लरिश करते हैं और आगे ले जाते हैं। तो ये सोचा आप लोगों को बता दूं, एक छोटा सा सिद्धांत था। और अब आइए कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं और सबसे पहले इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूं। जन्म हुआ जातक का आषाढ़ माह में, चूंकि सूर्य जो है वो मिथुन राशि में है, आषाढ़ का ये महीना होता है, सूर्य इस राशि में होते हैं, तो उत्पादक क्षमता व्यक्ति की बड़ी अद्भुत और प्रयोगधर्मी होती है। व्यक्ति प्रयोग करने वाला होता है, लीक से हटकर काम करने वाला होता है, दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और उस प्रश्न के उत्तर के लिए वो कई जगह की यात्रा भी करता है। आषाढ़ माह सूर्य दक्षिणायन होते हैं, बरसात का मौसम होता है, तो दक्षिणायन में पापक ग्रहों का बल बढ़ जाता है। वर्षा ऋतु शनिवार असंतोषी प्रवृत्ति देता है। शनिवार को जो लोग जन्मे होते हैं वो थोड़े असंतोषी प्रवृत्ति वाले होते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, ये चंद्रमा भी व्यक्ति को स्वतंत्र कारोबार करने वाला या प्राइवेट सेक्टर से धन कमाने वाला ऐसा बना देते हैं। यहाँ पे कई बार व्यक्ति को सरकार से जुड़कर या सरकार के सहभागिता से या सरकार की होती है ना, जैसे कि सरकार आपको दे दे के जाइए आप ये नौकरी कर लीजिए, मनोनीत, यह सरकार के द्वारा बिना परीक्षा के पास किए ही आपको नौकरी मिल जाए, ऐसी स्थिति यहाँ बनती है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पे देवी मैया का प्रभाव होता है। इस वजह से निश्चित रूप से पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे हैं, ओम भगाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। पारिजात पुष्प की माला देवी जी को अर्पित करनी चाहिए। सूर्य को अर्घ नित्य हर प्रत्येक जो वर्ष में 2 बार, चैत्र की नवरात्रि और आश्विन माह की जो नवरात्रि आती है, उस नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरे मनोयोग से, पूरी श्रद्धा से ब्राह्मण के द्वारा कराना चाहिए। ऐसा करने से नक्षत्र से संबंधित जितने भी दोष होते हैं वो समाप्त होते हैं। ब्राह्मण को खूब बढ़िया संतुष्ट करिए, दान करिए, पूजा करिए, पाठ करिए, मंत्र जपिए और देवी मैया की नित्य आराधना करिए। वरीयान योग, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, ऐसे लोगों को छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, बहुत बड़ी और कोई लंबी गहरी बीमारी नहीं होती। और रिसर्च का क्षेत्र बहुत अच्छा, आयु बड़ी ही अच्छी होती है। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्यगण के कारण व्यक्ति में रजस तत्व का प्रभाव देखने को मिलेगा। राजसिक गुणों से युक्त है तो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य के प्रति अपने आप को लालायित रखता है, उसे समाज प्रभावित करता है, वो समाज से प्रभावित भी होता है और वो भी समाज को प्रभावित करता है। मतलब समाज में एक प्रेरणा का स्रोत व्यक्ति को बनते देखा जाता है। जहां सभी लोग आशा छोड़ दें, निराशा में बदल जाएं, तब व्यक्ति का भाग्य उदय कई बार होता है, ऐसा भी होता है। अब यहाँ से अगर मैं ग्रहों की बात करता हूँ तो पंचांग में तो इतनी सारी बातें मैंने बताई। यहाँ विवाह में आपको सावधान होना होगा। वैवाहिक संबंधों में कभी कभी मतभेद ज़्यादा देखने को मिल सकता है। विवाह बिना मिलाए करेंगे तो गड़बड़ी हो सकती है। इसका एक कारण यह है कि मंगल अष्टम भाव में नीचा विलासी हैं और 12वें भाव में शनि और राहु बैठे हैं। नवमांश चक्र में 12वें भाव में चंद्रमा मंगल और शनि द्वितीय भाव में है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन लग्न कुंडली का जो पक्ष बना हुआ है वहां पे थोड़ी कमजोरी है। हालांकि नवमांश चक्र में शनि, नवमांश में मंगल, नवमांश में शुक्र, गुरु और बुध आदि ग्रह जो हैं वो अच्छे बैठ रहे हैं, तो इतनी भी ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं होगी, पर फिर भी हमें थोड़ी बहुत सावधानी तो बरतनी ही चाहिए। अब मैं ग्रहों के अंश से आपका परिचय करा देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे वृश्चिक लग्न की कुंडली ना बहुत ही मजबूत कुंडली मानी गई है। हालांकि जन्म कुंडली के अष्टम भाव की ये मूल राशि है, मंगल की ये गौण राशि है, मंगल इसके स्वामी होते हैं वृश्चिक राशि के। इस लग्न में सूर्य भी अच्छे भाव के स्वामी होते हैं, दशम भाव के, चंद्रमा भी अच्छे भाव के स्वामी होते हैं, देवगुरु बृहस्पति भी अच्छे भाव के स्वामी होते हैं, धनेश और चतुर्थेश होते हैं। मंगल तो स्वतः लग्नेश होते ही हैं, तो मंगल, गुरु, चंद्रमा और सूर्य, ये 4 ग्रह इस कुंडली में अच्छे बन गए। कमजोर कौन बना? वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए एकादशवें और अष्टम भाव के स्वामी होकर के बुधदेव पापी भाव के स्वामी होते हैं। इन्हें अष्टम में बैठने पर दोषयुक्त कहा जाता है। तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर शनिदेव चतुर्थेश होने के बावजूद, जबकि उनको एक अच्छा घर मिला हुआ है, इसके बावजूद तीसरे भाव के स्वामी होने से उन्हें चतुर्थ का दोष भी लग जाता है, या ये कहें तीसरे भाव के स्वामी होने का दोष लगता है। इस वजह से और लग्नेश के शत्रु होने के कारण
यहाँ पे वो मजबूत और महत्वपूर्ण में से महत्वपूर्ण नहीं हो पाते। महत्वपूर्ण कौन कौन से नहीं होंगे? वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए 12वें भाव और 7वें भाव के स्वामी होकर शुक्रदेव, लग्न इसके शत्रु। दूसरे, बुध को मंगल पीड़ित करते हैं, तो बुध भी यहाँ पे कमजोर हो जाएंगे, अच्छे भाव के स्वामी नहीं बनेंगे। उसके बाद आपकी कुंडली में शनिदेव भी जन्म कुंडली में अच्छे भाव के स्वामी बनते हुए एक कमजोर भाव के स्वामित्व के कारण उन्हें इस कुंडली के लिए महत्वपूर्ण ग्रह नहीं कहा गया। महत्वपूर्ण कौन हुए? गुरु, मंगल, सूर्य और चंद्रमा, ये 2-3 ग्रह। इसमें से अगर बात करें तो सूर्य जो बने हैं वो पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं, 27 अंश पे आत्मकारक हैं, मतलब इस कुंडली का 10वें से ही आत्मकारक है। चंद्रमा जन्म कुंडली में 25 अंश पे बैठे हैं, 25 अंश के चंद्रमा बैठे हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, 10वें स्थान में नवमेश होकर के बैठे हैं। ये धर्म कर्म का योग बनेगा, जहां व्यक्ति का धार्मिक क्षेत्र और कर्म का क्षेत्र दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे। मंगल जन्म कुंडली में लग्नेश होकर अष्टम भाव में बैठे हैं और बैठे हैं वो 5 अंश के साथ बैठे हैं, 5 अंश के साथ बैठे हैं, अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं। लग्नेश अष्टम भाव में बैठे हैं भाव के स्वामी के साथ, उन पर राहु की दृष्टि है, गुरु भी साथ में बैठे हैं, सूर्य भी उनके साथ बैठे हैं। यहाँ पे मंगल का प्रभाव कमजोर नहीं होगा, क्योंकि जिस भाव में बैठे उस भाव का स्वामी बुध यहीं, गुरु उनके मित्र, सूर्य उनके मित्र। सारे ग्रह जरूर अष्टम में बैठे हैं तो चुनौतियों का सामना तो करना पड़ेगा, पर निस्संदेह सफलता के योग भी कई गुना बन रहे हैं। उसके बाद अगर आप बुध की बात करते हैं तो बुध वहीं बैठे हैं जहां उनको बैठना चाहिए, अष्टम भाव में बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैंने इस पे भी कार्यक्रम बनाया था अपने मेन चैनल पे कि बहुत अच्छी बात होती है कि अष्टम भाव में जो ग्रह बैठे उसको एक दृष्टि सिर्फ प्राप्त हो। तो बुध को सिर्फ एक दृष्टि प्राप्त होती है, इसका अर्थ होगा कि वो ग्रह जब बहुत सारे दृष्टि को प्राप्त करने वाला होता है तो वो जहां जहां देखता है वहां वहां नुकसान करता है। लेकिन यहाँ पे बुध एक जगह ही सिर्फ देखेंगे, द्वितीय भाव पे, और उस भाव के स्वामी गुरु भी उसे देख रहे हैं। तो यहाँ पे कृतज्ञता, वाणी में गंभीरता और परिणाम प्राप्ति के प्रति आशान्वित बने रहना, ये सब बुध के कारण होगा। तो बुध यहाँ मंगल के कारण होगा। बुध यहाँ 21 अंश पे बैठे हैं, कृतज्ञ बना रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति यहाँ 9 अंश पे बैठे हैं, जहां पे कोई भी ग्रह अस्त नहीं है सिवाय बुध को लेके। तो बुध ही अस्त हुए हैं और बुध ही वक्री भी हुए हैं, दोषयुक्त हैं, इस कुंडली के लिए पापी होते हैं, और पाप और भी ज्यादा उनका बढ़ रहा है, क्योंकि वक्री और अस्त जब दोनों हो जाएंगे तो उनका पाप का प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ेगा। देवगुरु बृहस्पति 9 अंश के बैठे हैं, जबकि शुक्रदेव 25 अंश पे बैठे हैं। दूसरे सर्वाधिक अंशों के साथ उपस्थित ग्रह शुक्र, जो इस कुंडली के 12वें भाव और 7वें भाव के स्वामी होकर मारक होते हैं, 9वें भाव में बैठे हैं। सूर्य, बुध और शुक्र बैठना एक साथ चाहते हैं पर नहीं बैठे हैं। शुक्र अच्छी बात है कि अलग बैठे हैं, जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति केंद्र में है, तो यहाँ पे 7वें भाव के स्वामी का 9वें में बैठना, यहाँ पे शुक्र का उच्चाभिलाषी होना, दशमांशा चक्र में भी 10वें भाव का स्वामी होकर एकादशवें में बैठकर पंचम अपने राशि को देखना, शुक्र को कमजोर होने के बावजूद बलवान बनाने की स्थिति में लेके जाएगा, व्यक्ति को भाग्यशाली और धार्मिक बनाने के साथ साथ अच्छे प्रवृत्ति का बना देगा। शनिदेव जन्म कुंडली में 10 अंश पे बैठे हैं और वो अपनी दशा काल में व्यक्ति को सुख देंगे। 10 अंश के बैठे हैं स्वाति नक्षत्र में, गुरु से प्रभावित होने के कारण उनका बल बढ़ेगा और व्यक्ति के काम उत्तेजक भावनाओं में कभी वृद्धि करेंगे, और यहाँ विवाह में कभी कभी मतभेद या दुराव पैदा करेंगे। कारण क्योंकि 12वें भाव में शनि राहु, मतभेद तो नहीं प्रकट नहीं होता, पति प्रेम करने वाला होता है, पर सामान्यतया वहां कुंडली मिलाए बिना अगर विवाह हो तो विवाह को नुकसान में भी देखा जाता है। नवमांश चक्र में गुरु धनु राशि में 29 अंश पे बैठे हैं, शनि 7 अंश पे बैठे हैं मकर राशि में, कुंभ राशि के शुक्रदेव यश और प्रतिष्ठा की वृद्धि दे रहे हैं, बुध 13 अंश पे बैठे हैं मेष राशि में राहु के संग, सूर्यदेव जन्म कुंडली में 4 अंश पे बैठे हैं मिथुन राशि मृगशिरा नक्षत्र में, एकादशवें भाव में केतु 1 अंश 10 कला के साथ, वृश्चिक राशि के मंगल अपने भाव में चंद्रमा के साथ बैठे हैं जिनका नीच भंग नहीं हो रहा है। चंद्रमा अगर यहाँ बैठे हैं, मंगल नीच भंग चंद्रमा का मंगल के कारण हो रहा है, केंद्र में बैठने के कारण नहीं हो रहा। पाला हालांकि ये जो नीच भंग है वो सबसे अच्छा नीच भंग माना जाता है। तो यहाँ पे चंद्रमा का बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम जातक के जीवन में देखने को मिलेगा। अब मैं बात करूं तो अष्टम भाव की बात करता हूं, जहां पे 10वें भाव के स्वामी अष्टम में बैठे हैं, ये मेहनत करवाएंगे। अष्टमेश अष्टम में मंगल के साथ लग्नेश भी बैठे हैं, तो व्यक्ति खेल के क्षेत्र में सफल होते देखा जाता है
और वो कई बार अपने देश को प्रस्तुत भी करता है, रिप्रेजेंट भी करता है। ये अवस्था, उसका कंसंट्रेशन मंगल और बुध के कारण, खेल के क्षेत्र में रुचि और क्रिएटिव क्षेत्रों में रुचि, इस वजह से आर्ट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जो रुचि है वो मंगल और बुध के कारण है। पंचम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में मंगल और बुध के साथ बैठना, ये व्यक्ति के किसी भी विषय को बहुत तह तक समझने वाला, पढ़ाई में उतनी रुचि न हो पर सामान्यतया एजुकेशन हो जाती है, लेकिन व्यक्ति समाज से अलग करना चाहता है और वो अलग करने में सफल भी होता है। हमें उसके लिए अभी दशा वर्तमान में जो चल रही है वो हमारे अनुकूल है, क्योंकि भाग्येश की दशा व्यक्ति को भाग्यशाली बनाती है, उसके भाग्य का लाभ उसे मिलता है। पर सामान्यतः इस क्षेत्र में और भी ज्यादा उत्थान 2027 के नवंबर के बाद देखने को मिलेगा। मोती धारण किया जा सकता है, या इस कुंडली के हिसाब से अगर बात बन पड़े तो गुरु का रत्न पुखराज भी इस कुंडली में बहुत अच्छा रत्न बन सकता है। सामान्यतः इस कुंडली में मोती और पुखराज दोनों में से कोई एक रत्न जीवन पर्यंत धारण किया जा सकता है, जिसका लाभ जातक को हमेशा मिलता रहेगा। अब यहां से बैठ करके मैं आपको ग्रहों से ये परिचय करा दूं कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य, जो पुनर्वसु नक्षत्र में बैठकर अपनी दशा काल में जातक को समझदार बनाएंगे और सही निर्णय लेने में सहयोग करेंगे। चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठकर व्यक्ति को थोड़ा एग्रेसिव और अपने मन का करने वाला, स्त्री के शरीर में पुरुषोचित गुणों को धारण करने वाला, राजनीति करने वाला, लेखा जोखा, लेखा नियंत्रक और अकाउंटेंट वगैरह का काम करने वाला भी होता है। बैंकिंग, फाइनेंस, शेयर को समझने वाला भी होता है। केमिकल के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, प्रयोगशालाओं में भी काम करते देखा जाता है। मंगलदेव जन्म कुंडली में अपने नक्षत्र में, मृगशिरा नक्षत्र में बैठकर के व्यक्ति को बहुत साहस, बहुत धर्म, आध्यात्म, चिंतन और बहुत अच्छी वार्ता करने वाला, मतलब विनय संपन्नता, एनर्जी के साथ, वक्त पड़ने पर विरोध करने वाला और अपने आप को कभी भी गलत साबित नहीं होने देने वाला, ऐसा बनाएंगे। बुधदेव जन्म कुंडली में व्यक्ति को कृतज्ञ, बड़ों का आदर करने वाला और समझदारी से कोई भी निर्णय लेने वाला बनाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हैं, जिसका फल जातक को दानी और महापुरुषों का संग करने वाला बनाएंगे। शुक्रदेव जन्म कुंडली में आश्लेषा नक्षत्र में बैठ करके जातक को कभी कभी अभिमानी या प्रवृत्ति मूलक प्रवृत्ति देने वाले होंगे। प्रवृत्ति मूलक का अर्थ होता है कि चीजें जो मिल गई उसे त्यागने में व्यक्ति को दिक्कत हो। शनिदेव जन्म कुंडली में स्वाति नक्षत्र में राहु के संग बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति व्यय पर नियंत्रण स्थापित करने की असफल कोशिश करते रह जाता है। और सामान्यतया शनिदेव स्वाति नक्षत्र में बैठ करके व्यक्ति को महान बनाने की भूमिका में ले जाने वाले होते हैं। नवमांश चक्र में गुरु का स्वग्रही होना, मंगल का स्वग्रही होना, शुक्र का मित्रस्थ होना, शनि का स्वग्रही होना, बुध का केंद्र का अधिपति होकर त्रिकोण में बैठना, राहु के संग व्यक्ति के प्रोग्रेस को बहुत ही ज्यादा ऊंचाई देने वाले। अभी मैंने कल ही अपने मेन चैनल पे इस विषय पे एक कार्यक्रम बनाया था, जिसमें ये बात कही थी कि जब दशमांसा चक्र हो या नवमांश चक्र हो या लग्न चक्र हो, किसी भी वर्ग चार्ट में उस वर्ग का जो योग कारक ग्रह है, अगर वो केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो या वो बलवान होता हो, तो कुंडली को अतिरिक्त सफलता के योग बन जाते हैं। यहाँ गुरु, यहाँ शनि, यहाँ मंगल, यहाँ शुक्र और दशमेश होकर के पंचम भाव में बुध के बैठने का जातक के जीवन में बड़ा ही व्यापक और बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होने के योग बनेंगे। जितनी भी स्थितियां लग्न कुंडली के अष्टम भाव में बैठे ग्रहों के कारण दोषयुक्त हो रही थी, नवांश चक्र में आकर के वो बहुत ही ज्यादा बैलेंस और जातक के पक्ष में काम करने वाली बन रही है। दशमांसा चक्र में लग्न में शनि और बुध का होना जो भाग्येश है, गुरु का धर्म भाव में बैठना, चतुर्थ स्थान में चंद्रमा का बैठना, मंगल और चंद्रमा का परिवर्तन, चंद्रमा की राशि में मंगल, मंगल की राशि में परिवर्तन चंद्रमा का, ये परिवर्तन राजयोग जातक को सुख और व्यापार दोनों ही देने वाला होगा। मतलब वक्त पड़े तो व्यक्ति कल को व्यापार भी कर सकता है। एकादशवें भाव में शुक्र दशमेश होकर के बैठे हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं, गुरु की भी दृष्टि इस भाव पे है। इस वजह से गुरु और शुक्र का संबंध जब जन्म कुंडली के पंचम भाव से बनेगा तो व्यक्ति यश, प्रतिष्ठा, धन, संपदा और सुख सौख्य से भरा पूरा होता है। उसके कुटुंबजनों का लाभ,
भी उसे मिलता है, पैतृक संपत्ति का सुख भी उसे मिलता है, साहसी नेचर का होता है, कार्य के आरंभ में थोड़ा बहुत डमाडोल होता है, कभी कभी आत्मविश्वास, लेकिन जब वो काम शुरू कर देता है तो उसके प्रति उसके कैलकुलेशन बहुत ही मजबूत और तगड़े होते हैं। दशम स्थान में चंद्रमा गुरु से एकादशवें भाव में, चंद्रमा से गुरु का संबंध एकादशवें का है, व्यक्ति को लाभान्वित करेंगे। चंद्रमा से तीसरे घर के शनि व्यक्ति को पेट का रोग देते हैं और कभी कभी भाग्य में संघर्ष देते हैं। चंद्रमा से तीसरे घर के जो राहु होंगे वो व्यक्ति को पराक्रमी बनाएंगे। चंद्रमा से एकादशवें घर के बुध निर्णय लेने की क्षमता देंगे। एकादशवें घर के मंगल समझदार बनाएंगे। एकादशवें घर के सूर्य युक्ति पूर्वक बात करने वाला बनाएंगे और 12वें घर के शुक्र दाम्पत्य को अच्छा और मधुर संबंधों को विकसित करने में विश्वास करने वाला बनाएंगे। कुंडली के लग्न से लेकर सप्तम भाव तक का घर खाली है। इस कुंडली का उत्तरार्ध सुखी होगा, पूर्वार्ध कमजोर हो सकता है, कष्टदायक हो सकता है, दूसरों के ऊपर निर्भर रहने वाला, बहुत लंबे समय तक असफल होने वाला, ऐसी स्थितियां दिखाई देती हैं। लेकिन उत्तरार्ध जैसे ही शुरू होगा, मतलब एक वक्त के बाद जैसे व्यक्ति पूरा अनुभव जब इकट्ठा कर लेता है तो 35वें, 34वें, 26वें, 27वें, 28वें वर्ष के बाद उसके जीवन का जो एक पक्ष होता है वो बड़ा ही मजबूत आरंभ देता है और इस हिसाब से ये कुंडली बहुत अच्छी बन जाएगी। रत्न मैंने बता दिया है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में दान करना सर्वोत्कृष्ट रहेगा। अंक आपके लिए 6 और 9 दोनों ही अच्छे हैं। नक्षत्र आपकी कुंडली के लिए पुनर्वसु, पूर्वा फाल्गुनी में दान करना, पुनर्वसु ऐसे, उसके बाद उत्तराषाढ़ा, अनुराधा, अश्विनी नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा मैंने बता दिया। ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए अच्छे रहेंगे। मीन और कर्क वाले लोगों से मैत्री अच्छी होगी। विवाह अगर करना हो तो ये कुंडली कर्क राशि कर्क लग्न, सिंह राशि सिंह लग्न और साथ ही साथ मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों से विवाह कर सकता है। जातक जातिकाओं से विवाह इस कुंडली का हो सकता है। साथ ही साथ 12वें भाव में शनि है। विदेश यात्रा कई बार होती है, कई बार व्यक्ति विदेश सेटल भी हो जाता है। धन कमाने के लिए भी आपको कई बार दूर जाना पड़ता है और एक्सपोर्ट का काम बहुत ज़्यादा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं, दोनों नहीं, एक्सपोर्ट का काम करना बहुत अच्छा रहेगा। भारत की चीज़ें बाहर भेज सकते हैं। 12वें भाव में चंद्र मंगल योग का बनना ये वैवाहिक सुखों को दर्शाता है, लेकिन 12वें भाव में शनि और राहु का बैठना ये वैवाहिक सुखों की कमजोरी दर्शाता है। यहाँ पे शनि का केंद्र में बुध के साथ बैठना व्यक्ति के यश, प्रतिष्ठा, मान और कर्म में भाग्य के सपोर्ट को दर्शाता है। बजरंगबली की पूजा इस कुंडली के लिए बहुत ही ज़्यादा यथार्थ रहेगा। दिन आपकी कुंडली के लिए मंगलवार और गुरुवार का बहुत अच्छा है। सूर्य को अर्घ निश्चित रूप से देना चाहिए। मंदिर का दर्शन नित्य करें और अगर हो सके तो किसी साधु संत महात्मा का दर्शन निश्चित रूप से करना चाहिए। इतनी सारी बातें। स्वास्थ्य को लेकर के हमें अगर सावधान रहना होगा तो चंद्रमा और सूर्य दोनों की दशा में स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। नेत्र से संबंधित समस्या हो सकती है, स्किन डिजीज हो सकती है, जबकि राहु केतु और जो है वो हृदय से संबंधित समस्या दे सकते हैं, फेफड़े से संबंधित समस्या। शुक्र, शनि, गुरु, मंगल ये सब ग्रह और बुध आपको आपके स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे। भवन, भूमि, वाहन से संबंधित निर्णय अगर लेना हो तो गुरु, शुक्र, चंद्रमा और मंगल के साथ सूर्य की दशा में भवन, भूमि, वाहन का सुख बढ़ेगा, जबकि शनि, राहु और केतु की दशा में भवन, भूमि, वाहन का सुख घटेगा या उनसे सावधान रहना होगा, चोट लग सकता है। भाग्यशाली होंगे चंद्रमा की दशा में भाग्य का बल, गुरु की दशा में, शनि की दशा में, सूर्य की दशा में, यहां तक कि आपकी कुंडली में मंगल की दशा में भी भाग्य का बल बढ़ेगा। शुक्र, राहु और बुध की दशा में कई बार भाग्य का संघर्ष देखने को मिल सकता है। होरा चक्र के आधार पर राहु, केतु, बुध, चंद्रमा और सूर्य की दशा मानसिक शांति, महान योग बनाने वाली बनेगी, जबकि मंगल, गुरु, शुक्र और शनि की दशा मेहनत कराकर धन देने वाली बनेगी। माता और पिता में से दोनों के सुख इस कुंडली में 100% अच्छे नजर आ रहे हैं। पिता का जो प्रभाव है वो भी ठीक है और माता का पक्ष, माता की सेवा करने का अवसर ज्यादा मिले, ये भी बात है। संतान का पक्ष इस कुंडली में बहुत अच्छा बन रहा है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। सूर्य और चंद्रमा का अंश बल आपको ये कह रहा है कि आप नियमित दिनचर्या का पालन करें, घर की सफाई खुद से करें, मंदिर का दर्शन करें और सूर्यार्घ दें। इन ग्रहों के अवस्था के हिसाब से ये दोनों ही ग्रह मृत अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ आपको बहुत ही सावधानी से, सलीके से हर एक निर्णय को लेने की आवश्यकता होगी। खेल के साथ साथ अन्य किसी विषय को भी सोचकर चलना चाहिए ताकि आपका एक और क्षेत्र बिल्डअप होता रहे। ये भी बात है जो मैंने पूर्व में बता रखा है। मंगल देव आपकी कुंडली में 50% से कम परिणाम कर रहे हैं। उनको बलवान बनाने के लिए बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए।
बजरंगबली के 12 नामों का नित्य उच्चारण करना चाहिए, उनके मंदिर का दर्शन करना चाहिए। गणेश जी की पूजा भी इस कुंडली में बड़ा ही लाभ दे सकती है। बुधदेव बलवान नहीं है, कमजोर हो रहे हैं डिग्री के हिसाब से, इस वजह से उनकी दृष्टि का बल थोड़ा कम रहेगा। पर गुरुदेव ठीक है, देवगुरु बृहस्पति का बल ठीक है, शुक्र भी ठीक है, शनि भी ठीक है। राहु और केतु अपनी दशा काल में कई बार कष्ट दे सकते हैं, उस समय काम रुक सकता है, मतभेद बढ़ सकता है, सावधानी आवश्यक होगी, षड्यंत्र हो सकता है ना। और कई बार खेल के क्षेत्र में व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए जैसे कहते हैं ना कि थोड़ी पहचान की आवश्यकता भी महसूस हो रही है। इतनी सारी चीजें। लग्न का मान 18 अंश का है, निर्णय गलत नहीं है, पर हम ऑप्शन जरूर साथ में लेके चलेंगे। रिसर्च का क्षेत्र और किसी को पढ़ाने का, जैसे किसी को ट्रेनिंग देने का, ये सब भी योग इस कुंडली में निश्चित रूप से लगा हुआ है। इतनी सारी बातें हैं। अष्टक वर्ग के आधार पर व्यक्तित्व ठीक है, वाणी को और भी ज्यादा संयमित और ठीक किया जा सकता है। पराक्रम बिल्कुल 100% है, उसका परिणाम मिलेगा। यश मान पद प्रतिष्ठा माता के आशीर्वाद से मिल रही है, माता के साथ संबंध खराब ना करें। पेट भाव, पंचम भाव, सुत भाव, संतान भाव या विवेक का भाव, यह सब ठीक बना हुआ है। खेल का क्षेत्र इस कुंडली में 100% अच्छा है, उसमें बने रहने की आवश्यकता है। खेल का क्षेत्र आपको अनुभव भी देगा, बाद में चल करके पैसा देगा। व्यापार इस कुंडली में किया जा सकता है 100%। कंसंट्रेशन इस कुंडली का बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यक्ति भाग्यशाली है, पर संघर्ष भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद सामाजिक प्रतिष्ठा 100% बहुत अच्छी होगी। ये कुंडली जितना करना चाहती है, कई बार उसमें अवरोध मिल रहा है, और वो गणेश जी के कारण। गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, कारण नहीं, गणेश जी की पूजा करके उनको संतुष्ट करके उनको और भी ज्यादा मनाया जा सकता है। ये कुंडली ऋण वगैरह किसी को ना दे, या किसी भी दो लोगों के बीच में सेतु बनने का काम, दलाल बनने का काम ना करे, उससे नुकसान होगा। यात्रा में सावधान रहें, किसी दूसरे पर विश्वास जल्दी ना करें, अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें, पॉकेट मारों से सावधान रहें, अनजाने लोगों से सावधान रहें, किसी को कोई कुछ मिले तो दे तो कुछ खाने के लिए तो बिल्कुल ना खाएं। सिंह वाले जानवर, अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, बंदूक आदि से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। विशेषतया मंगल की दशा में जो 2032 से शुरू होगी। दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर ही कराना चाहिए इस कुंडली के लिए। इतनी सारी बातें। कुछ इसी तरीके से आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम का समापन करते हैं। भाग्य को बलवान बनाना होगा, क्योंकि भाग्य आपका काम रोक रहा है। अभी भी आपको देखिए तो भाग्य भाव के स्वामी जन्म कुंडली के दशम में बैठे हैं, भाग्य का कारक अष्टम भाव में है, जरूर ही थोड़ी बहुत कमजोरी है। और इस कुंडली का मारक ग्रह जन्म कुंडली के भाग्य में बैठा तो जरूर ही मारक बन रहा है, भाग्य को मार रहा है। वैसे प्रधानतया इस कुंडली में राहु और शनि ही मारक बनेंगे, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी जो हैं वो शुक्र, वो शनि से दृष्ट हैं। तो शुक्र, शनि और राहु, ये तीनों ग्रह जन्म कुंडली में प्रधान मारक बनेंगे। हमें इनकी दशा काल में बहुत सावधान होना होगा। जब कभी भी इनका अंतर प्रत्यंतर आए तो व्यक्ति को कष्ट हो सकता है। आत्मकारक ग्रह आपकी कुंडली में सूर्य हैं, इस वजह से घबराना नहीं है। वो आपकी कुंडली के राजा हैं और आपको राजा बना भी रहे हैं। उनके डिग्री के बल को बढ़ा तो नहीं सकते, पर उनको बलवान बनाने के लिए सूर्य की निरंतर आराधना, सूर्य को अर्घ, आदित्य हृदय का पाठ आदि भी किया जा सकता है। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।